Hello, dear students. Once again, welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, we are going to study the topic corrosion of metal. ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है? इस यूनिट का कोर्स आउटकम है यूज़ करोजन प्रिवेंटिव मेजर्स इन इंडस्ट्री। करोजन से बचाव करने के लिए कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको ये यूनिट पढ़ने के बाद समझने वाली है। लर्निंग आउटकम, आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग क्या समझेंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेटालिक करोजन। मेटल करोजन का डेफिनेशन और उसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको आज जानकारी मिलेंगी। आज का हमारा ये वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे लास्ट टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने सेल की डेफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़े थे। सेल जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन हमने उन सेल के बीच का डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ा। देन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ये फिर से दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है प्राइमरी सेल और एक को कहा जाता है सेकेंडरी सेल। उनका हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा और हमने डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी पढ़ा। तो आज हम हमारा आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करोजन के बारे में। जब भी हम करोजन बोलते हैं तो हमारे आंखों के सामने ये जो डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिख रही है, कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाती है। जैसे कि ये कुछ मेटालिक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे किसी मशीन का पार्ट दिख रहा है, ये एक नल का पोर्शन दिख रहा है, ये एक शीट है, ये एक चेन है, ठीक है। लेकिन इसको देखते बराबर हम क्या बोलते हैं कि ये मेटल अच्छा है या ये खराब हो चुका है, सड़ चुका है, ठीक है। तो ये मेटल का ख़राब होने का जो प्रोसेस होता है या सड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है करोजन। इन जनरल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग चढ़ना, है ना। और जब भी किसी चीज़ के ऊपर जंग चढ़ता है वो चीज़ की क्वालिटी अच्छी हो जाती है कि बुरी होने लगती है? ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है, उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि वो चीज़ सड़ रही है। जंग चढ़ रहा है मतलब वो चीज़ धीरे धीरे क्या हो रही है? सड़ रही है। तो इन्हीं डायग्राम्स को, इन्हीं फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ेंगे कि करोजन की डेफिनेशन क्या है। तो करोजन की बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, द डीके और डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे डीके वर्ड का मतलब है सड़ना, डीके का मतलब होता है सड़ना और डिस्ट्रक्शन का मतलब धीरे धीरे खत्म होना। द डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, करोजन हमेशा मेटल्स का ही होता है, प्लास्टिक का, रबर का, लकड़ी का करोजन नहीं होता। तो डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू कौन से रिएक्शंस? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। ऑकरिंग इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज करोजन। जो उसके आजू बाजू में होती है ऐसे रिएक्शंस की वजह से जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है करोजन। यहाँ पे ये जो सराउंडिंग वर्ड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कोई लोहे की चीज़ किसी डब्बी में बंद करके रखी, किसी बॉक्स में हमने उसको बंद करके रखा, तो वो उसको वैसी सराउंडिंग मिल ही नहीं रही है। ना वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ना वो वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, ना ही किसी सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसका करोजन होगा ही नहीं। हम सालों साल उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे तो उसका करोजन होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमने वो बॉक्स को खोल दिया तो उसके सराउंडिंग में एयर आ गई, उसके सराउंडिंग में मॉइस्चर आ जाएगा, कभी वाटर आ जाएगा, कोई सोल्यूशन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन। तो करोजन के डेफिनेशन में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, किस वजह से? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो कहाँ हो रही है? ऑकरिंग इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज करोजन। अब ये तो करोजन की डेफिनेशन हो गई। अब हम ये करोजन के टाइप्स पढ़ते हैं। वैसे तो करोजन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन ब्रॉडली करोजन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक करोजन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई करोजन, जिसे हम ड्राई करोजन भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो है इमर्स्ड करोजन, या उसी को
कहा जाता है। ये डबल डबल हो गया है इमर्स्ड करोजन। तो इमर्स्ड करोजन या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, या उसी को हम कहते हैं वेट करोजन। उसी को हम क्या कहते हैं? वेट करोजन। तो देखो, एटमॉस्फेरिक करोजन इज कॉल्ड एज ड्राई करोजन एंड इमर्स्ड करोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन इज कॉल्ड एज वेट करोजन। वेट का मतलब होता है गीला और ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो अब हम वन बाय वन समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक करोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक करोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक करोजन मतलब ड्राई करोजन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो करोजन है ये किस वजह से होगा? जब मेटल किसके कांटेक्ट में आएगा? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में भी किसके कांटेक्ट में? एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है ना। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इस यूनिट की सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये: the corrosion occurring due to atmospheric gases like O2, CO2, SO2, SO3, NO2, Cl2, अनगिनत गैसेज होती है, बहुत सारी गैसेज होती है। तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से जब मेटल का करोजन होता है तो दैट करोजन इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक करोजन। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेटल की चीज़ें हम खुले में अगर छोड़ देते हैं ना, हमने खुले में अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद ही वो खराब होने लगती है ना। तो ऐसे टाइप का जो करोजन होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक करोजन। यहाँ पे हमने कोई भी लिक्विड मीडियम नहीं डाला है, ना पानी डाला है, ना कोई दूसरा सोल्यूशन डाला है। सिर्फ हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये करोजन हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक करोजन। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, किसी मशीन का ये पार्ट है, इस तरह का पार्ट होता है ना मशीन में, ये दो चक्रियाँ एक दूसरे के ऊपर घूम रही है ना। तो ये मशीन ऐसे ही एक्सपोज है एटमॉस्फेरिक एयर को, तो वो एयर का इसके ऊपर एक्शन होके जो करोजन होगा उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक करोजन। यहाँ पे कोई भी लिक्विड मीडियम नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ड्राई करोजन। ड्राई करोजन मतलब सूखा करोजन। ठीक है, अब ये जो कुछ भी करोजन है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं वो हम समझ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक करोजन। एटमॉस्फेरिक करोजन को कौन से फैक्टर्स बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? तो एटमॉस्फेरिक करोजन को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर। पहले का नाम होता है मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, और दूसरे का नाम होता है इम्प्योरिटीज़ इन एयर, इम्प्योरिटीज़ इन एयर। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर कौन सा है एटमॉस्फेरिक करोजन को अफेक्ट करने वाला? मॉइस्चर इन एयर। तो मॉइस्चर का मीनिंग सबको समझता है ना। मॉइस्चर का मीनिंग होता है वाटर कंटेंट। मॉइस्चर का मीनिंग क्या होता है? वाटर कंटेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समर सीजन में हमको कभी ठंडी लगती है क्या? कभी नहीं लगती। समर सीजन में हमको ठंडी, कितनी भी हवा चले फिर भी हमको ठंडी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि समर सीजन में जो हवा चलती है इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई। वो एयर जो होती है वो पूरी तरह से ड्राई होती है, सूखी होती है, इसकी वजह से हमको ठंडी नहीं लगती। लेकिन जब विंटर सीजन होता है और हवा चलती है तो हमें बहुत ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो एयर होती है उसमें नमी पकड़ी हुई होती है, उसमें होता है मॉइस्चर। तो दैट मॉइस्चर कंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक करोजन। सूखी एयर से तो मेटल का करोजन होता ही होता है, लेकिन अगर उसमें मॉइस्चर आ गया, मतलब थोड़ा बहुत भी वाटर का कंटेंट आएगा, तो आप ही लॉजिक लगा सकते हैं कि करोजन बढ़ेगा या घटेगा। डेफिनेटली करोजन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पहले तो सिर्फ एयर की वजह से करोजन हो रहा था, अब उसमें वाटर भी आ गया, मतलब मॉइस्चर भी आ गया, तो करोजन बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन आप लोगों को बताया है कि एटमॉस्फेरिक करोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर इन एयर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये इस तरह से होता है अल्फा, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन भी आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स सिंपल हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक फैक्टर बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक फैक्टर घटा तो दूसरा भी घटेगा। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि मोर मॉइस्चर इन एयर मोर एटमॉस्फेरिक करोजन। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर में उतना एटमॉस्फेरिक करोजन ज़्यादा होगा। एंड लेस मॉइस्चर इन एयर लेस एटमॉस्फेरिक करोजन। और जितना मॉइस्चर कम होगा एयर में उतना एटमॉस्फेरिक करोजन भी क्या होगा? कम। तो अब हम थोड़ा सा ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, अगर ये चीज़ हमको समझ में आई है तो, कि समर सीजन में करोजन का रेट ज़्यादा रहेगा या विंटर सीजन में। यस,
विंटर सीजन में, क्योंकि समर सीजन में तो एयर ड्राई रहेगी, करोजन नहीं होगा ऐसे नहीं बोल रही हूँ, एयर की वजह से करोजन होता ही होता है, लेकिन अगर उसमें वाटर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो करोजन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समर सीजन में थोड़ा सा करोजन होने का रेट कम रहेगा, लेकिन विंटर सीजन में करोजन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर पकड़ा हुआ होता है ना। देन दूसरा जो फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक करोजन, उसका नाम है इम्प्योरिटीज इन एयर। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं कि हम जंगल साइड में वगैरह जब जाते हैं तो हमको वहाँ पे प्योरिटी लगती है, प्योर एयर मिलती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस एयर में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, O2 एंड CO2। O2 मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जंगल जो होते हैं वो शहरों से दूर होते हैं, कारखानों वाले एरिया से दूर होते हैं, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता, तो वो जो एयर होती है वो प्योर एयर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम शहरों की तरफ बढ़ने लगते हैं तो शहरों में कारखानों से निकलने वाला धुआं, व्हीकल्स में से निकलने वाला धुआं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एयर में रिलीज़ की जाती है, जिसकी वजह से उस एयर को हम प्योर एयर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर एयर। ठीक है, और ये जो इम्प्योर एयर होती है ना, उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस होता है। तो जैसे जैसे ये इम्प्योरिटी का अमाउंट एयर में बढ़ेगा, वैसे वैसे करोजन का रेट भी बढ़ेगा, है ना। वैसे वैसे करोजन, पहले तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से करोजन हो रहा था, लेकिन अब उसको असिस्ट करने के लिए CO2 आ गया, SO2 आ गया, SO3 आ गया, NO3 आ गया, तो करोजन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये वाला फैक्टर भी कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज एटमॉस्फेरिक करोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्योरिटीज इन एयर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो मोर इम्प्योरिटीज इन एयर मतलब मोर एटमॉस्फेरिक करोजन, ज़्यादा इम्प्योरिटी तो ज़्यादा करोजन, एंड लेस इम्प्योरिटीज इन एयर तो लेस एटमॉस्फेरिक करोजन। और जितनी इम्प्योरिटी कम रहेगी उतना एटमॉस्फेरिक करोजन कम रहेगा। तो हम रिलेट कर सकते हैं कि जंगल वाले एरिया में ज़्यादा करोजन होगा कि शहर वाले एरिया में ज़्यादा करोजन होगा। यस, शहर वाले एरिया में ज़्यादा करोजन होगा, क्योंकि वहाँ की एयर जो होती है वो इम्प्योर एयर होती है ना। तो आई होप कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक करोजन क्लियर हुआ है। दो फैक्टर होते हैं, एक होता है मॉइस्चर इन एयर और एक होता है इम्प्योरिटी इन एयर, और दोनों होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम ये एटमॉस्फेरिक करोजन का पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म। ये एटमॉस्फेरिक करोजन का हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म। और इसमें भी हमने कौन सी गैस की वजह से होने वाला करोजन लिया है, ऑक्सीजन। मैकेनिज्म ऑफ एटमॉस्फेरिक करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन। वैसे तो अलग अलग टाइप की गैसेस की वजह से एटमॉस्फेरिक करोजन होता है, जैसे O2, CO2, SO2, लेकिन हम मैकेनिज्म पढ़ते समय हम कौन सा वाला मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बताया है। सपोज हमारे पास ये एक मेटल है, ये स्क्वायर शेप का क्या है, मेटल, मैंने उसको नाम दिया है M। इसको हमने हवा में खुला छोड़ दिया, इसको हमने हवा में क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। तो इसके ऊपर कौन सी गैस का अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन गैस। O2 मतलब कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। तो धीरे धीरे इसके सरफेस के ऊपर ये ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या कर रही है, अटैक कर रही है। और ये अटैक करने के बाद ये मेटल और ऑक्सीजन के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, एंड इट गेट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ MO। और उससे क्या बनता है, MO। MO का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है, मेटल और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, MO। MO का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड की लेयर उस मेटल के सरफेस को कवर करने लगती है, और हम बोलते हैं कि इसके ऊपर क्या चढ़ गया, जंग चढ़ गया। तो दिस मेटल ऑक्साइड इज नथिंग बट जंग की लेयर। ये क्या है, रस्ट की लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, MO। अब ये तो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि ऑक्सीजन के साथ मेटल ने रिएक्ट किया और वहाँ पे रस्ट की लेयर बनी, जिसको हमने कहा MO। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। यहाँ पे एक एनोडिक एरिया क्रिएट हो जाता है और एक कैथोडिक। एनोड कैथोड हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये भी फिक्स है, एनोड के ऊपर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। देन तो एनोड जो है वो मेटल जो है वो क्या बन जाता है, एनोड। मेटल जो है वो क्या बन जाता है, एनोड। और मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और मेटल बन जाता है M++। मतलब मेटल के सर पे 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना।
तो मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और मेटल बन जाएगा M++। देन कैथोड क्या है, तो ऑक्सीजन जो जहाँ पे होता है वो रीजन बन जाता है कैथोडिक, कैथोड बन जाता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2 6। ये पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2 6। तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो रहेगा अनस्टेबल। तो अगर उसको स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2 6, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर निकले हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर निकले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके सर पे 2 माइनस आ जाएंगे। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो प्लस प्लस चार्ज डेवलप होता है, और इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं तो माइनस माइनस चार्ज डेवलप होता है। और इलेक्ट्रॉन अंदर आने की प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। क्या कहा जाता है, रिडक्शन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसे कहा जाता है रिडक्शन। अब हम इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे। नेट रिएक्शन को ही हम ओवरऑल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एरो के इधर साइड के हमने लिख दिए M प्लस ये क्या हो गया O, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। नेट रिएक्शन लिखने का ये प्रिंसिपल है कि एरो के इधर साइड में पहली रिएक्शन में और एरो के इधर साइड में दूसरी रिएक्शन में जो भी कॉमन चीज़ें रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो M तो कॉमन नहीं है, M++ भी कॉमन नहीं है, O- भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएंगे कैंसिल। तो कैंसिल हो गए ये, तो ये बन जाएगा M++ O-। अब इसके सर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके सर पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे, MO लेयर। MO लेयर मतलब मेटल ऑक्साइड लेयर। तो इस तरह से यहाँ तो हमने सिंपली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बता दिया कि MO बन गया, लेकिन ये MO कैसे बना, तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, एक रिडक्शन रिएक्शन हुआ, और जो M++ और O- बना, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाया, MO लेयर। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये क्रोमियम मेटल है, तो इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, क्रोमियम ऑक्साइड का जंग चढ़ जाएगा। ये आयरन मेटल है, तो आयरन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड की जंग की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। तो आपने आज के लेक्चर में क्या समझा वो हम समरी जो है वो देख लेते हैं। अभी आप करोजन की डेफिनेशन बता सकते हैं, उसके बाद आप करोजन के टाइप्स बता सकते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक करोजन, एक होता है इमर्स्ड करोजन, उसी को कहा जाता है ड्राई करोजन एंड वेट करोजन। देन डिफाइन एटमॉस्फेरिक करोजन, आप करोजन एटमॉस्फेरिक करोजन की डेफिनेशन बता सकते हैं। उसके बाद स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक करोजन, हमने 2 फैक्टर्स पढ़े, एक है मॉइस्चर इन एयर और एक है इम्प्योरिटीज़ इन एयर। और आप एटमॉस्फेरिक करोजन का मैकेनिज्म भी बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से हमें करोजन के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है कि करोजन प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। इससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने वाले हैं, और ये नॉलेज आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है कि रस्टिंग मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो ये है आपका आज का असाइनमेंट कि आपको करोजन का डेफिनेशन लिखना है, उसके टाइप्स के नाम लिखने हैं, उसके बाद एटमॉस्फेरिक करोजन का डेफिनेशन लिखना है, एटमॉस्फेरिक करोजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में लिखना है, और डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एटमॉस्फेरिक करोजन। ये बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर। अभी अभी हमने जो पढ़ा ना कि जब ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड लेयर। तो उन मेटल ऑक्साइड लेयर के टाइप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। Thank you very much.